नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जाम में आप किस तरह से आंसर्स लिखें कि आप वो एग्जाम क्लियर करें। आज मैं शेयर करूंगी आपके पास 10 टिप्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जाम क्लियर करने की। तो पूरे वीडियो में ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से जुड़ी और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। पर गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो पहली टिप कि आपको आंसर कैसे लिखना है। कोशिश कीजिए कि आंसर में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिनिमल हो ना हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एग्जामिनर आंसर पढ़ेगा तो देखिएगा मैक्सिमम स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामर का एरर है, तो नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे। अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये मिस्टेक्स ना हो। आपके पास कोई एमटेक का या कोई भी इंजीनियरिंग का पेपर जो आपने पहले दिया हुआ उसका क्वेश्चन पेपर होगा। उस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक टाइम ड्यूरेशन में 3 घंटे में या 2 घंटे में जितने का भी पेपर था उस टाइम ड्यूरेशन में एक स्टॉप वॉच के साथ बैठिए और उस टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देखिए कि कहाँ कहाँ आपके स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं और फिर उसको सुधार कीजिए। एक बार आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के साथ टाइम के साथ घड़ी लेके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ होती है और फिर आपको सुधार का मौका मिलेगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, इससे पहले वाला जिसमें मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। वो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है। तो उसी क्वेश्चन पेपर को आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, और आप उसको डिस्कस और आप उसको स्टॉप वॉच के साथ टाइम के साथ सॉल्व कीजिए और देखिए कि कहाँ स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है। सो नो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड प्रैक्टिस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये टिप नंबर 1 हो गई। टिप नंबर 2 क्या है? टिप नंबर 2 है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो पहले 10 सेकंड आप उसको बार-बार पढ़िए कि इस क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, जैसे किसी टर्म के ऊपर क्वेश्चन, निसार प्रोजेक्ट क्या है या इमेज क्या है, इसका फुल फॉर्म, तो पहले आप उसको फुल फॉर्म लिखिए। और अगर फुल फॉर्म के लिखने का कोई स्कोप नहीं बनता है तो आप उसको डिफाइन, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक पे क्वेश्चन आया, तो पहले आप फोटोकेमिकल स्मोक को डिफाइन कीजिए सिर्फ एक लाइन में। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन में। या तो अगर एक्रोनिम है तो उसका फुल फॉर्म लिखिए फर्स्ट एक लाइन में, या फिर अगर कोई टॉपिक है तो उसको डिफाइन कीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आराम से आप आंसर कीजिए। इससे क्या होता है, जब आप कोई फुल फॉर्म लिख देते हैं या कुछ कोई टॉपिक है उसको पहले डिफाइन कर देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि इस स्टूडेंट को पता है ये किस बारे में बात कर रहा है, उस स्टूडेंट को टॉपिक के बारे में पता है। तो एक पॉजिटिव आपके बारे में एग्जामिनर सोच लेता है और फिर ज्यादा देखता नहीं आंसर को, वो जनरली नंबर दे देता है। जितना कम समय एग्जामिनर आपकी कॉपी में देगा उतने ज्यादा आपको नंबर आएंगे। तो हमें उस तरह से आंसर लिखना है कि एग्जामिनर को इंप्रेस कर दें कम समय में, क्योंकि ज्यादा समय तक आप कॉपी को चेक करेगा अगर एग्जामिनर तो ज्यादा गलतियां दिखेंगी तो नंबर उसको काटने ही पड़ेंगे। मैं खुद लेक्चरर हूँ, अगर किसी आंसर शीट पे मैं ज्यादा टाइम देती हूँ तो मुझे ज्यादा गलतियां दिखती हैं और फिर मुझे नंबर काटना ही पड़ता है। पर अगर कोई नीटली सिलसिलेवार ढंग से लिखा गया है तो मुझे ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है और कम समय में मैं जब कॉपी चेक करती हूँ तो मैं ज्यादा नंबर देती हूँ। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक काम करती हूँ। तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन है पहले उसको एक लाइन में डिफाइन कीजिए, अगर शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म लिखिए और फिर आंसर करना शुरू कीजिए। ठीक है, ये दूसरी टिप थी। तीसरी टिप ये है कि क्वेश्चंस को हमेशा सीक्वेंस में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। अब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर किया फिर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 1 2 3 सीक्वेंस में आंसर कीजिए। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हमें आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें आता है, पर क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं आता है। तो सीक्वेंस में कैसे आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, और आपको लगता है कि इतना स्पेस इस क्वेश्चन में लगेगा उससे थोड़ा ज्यादा ही, 4 लाइन ज्यादा ही छोड़ दीजिए ताकि बाद में आप आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख सके। ठीक है, तो सीक्वेंस में आंसर करें। चौथी टिप, मेंटेन स्पीड। कि अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि एक आंसर तो हम इतना लंबा लिखते हैं और उसके बाद दूसरे आंसर्स लिखने के लिए टाइम नहीं बचता तो फिर बाकी आंसर्स हम शॉर्ट में लिखते हैं। पर अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो कितना भी लिख लीजिए, 10 नंबर से ज्यादा तो आपको उसमें मिलेंगे नहीं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 जरूरी है कि हर क्वेश्चन के आंसर पे अब उतना ही टाइम दीजिए ताकि बाकी क्वेश्चंस को भी ढंग से आंसर कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है स्पेस छोड़िए, आगे बढ़िए, बाद में आके उसको देखिएगा। ठीक है। और पांचवी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद भी किया है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था।
10th स्टैंडर्ड में मैंने इंग्लिश के एग्जाम में इस टिप को अपनाया था और मुझे उसमें 100 में से 93 मार्क्स मिले थे इंग्लिश में, जो कि 100 में से 93 इंग्लिश में इजी नहीं होता है। क्या किया था मैंने कि आखिरी पन्ने को रफ पेज बनाइए और कोई भी क्वेश्चन में आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे ना, वो उस आखिरी पन्ने में आप लिखिए। तो एक बार में अगर आपको क्वेश्चन आए उसमें आपको दिमाग में आए कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट लिखना है, तो शॉर्ट में वन वर्ड में आप वो सारे पॉइंट्स लास्ट पेज में लिख लीजिए। तो आप उससे भूलेंगे नहीं और आप जब आंसर लिखेंगे तो वो सारे पॉइंट्स को आंसर में बारी बारी लिखते रहिए, लिख लेंगे। क्योंकि आंसर में अगर सारे पॉइंट्स को आप बारी बारी लिख लेंगे तो उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आंसर हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर पूरा पेपर नहीं पढ़ेगा। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरा लंबा थोड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, पर पॉइंट में लिखेंगे एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने ये पॉइंट लिखा है, इसको नंबर दे दो। तो अगर सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट वाइज लिखा होगा, एग्जामिनर बहुत आसानी से नंबर आपको दे देगा। अब दूसरा तरीका, एक और उससे भी इंपॉर्टेंट टिप मैं शेयर करती हूँ इसी में ही। या तो आप लास्ट पेज को रफ बनाइए और सारे आंसर्स के पॉइंट उसमें लास्ट पेज में लिखते जाइए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो। उससे भी अच्छा तरीका क्या है, आंसर जब आप लिखते हैं ना, तो ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ आप आंसर लिखते हैं। इस कॉर्नर में आप एक लाइन खींचिए ऐसे रेक्टेंगुलर, और उसमें उस आंसर के पॉइंट लिखे। जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग पे मुझे कोई क्वेश्चन आया है, तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट लिखूंगी फोटोकेमिकल स्मॉग रिएक्शंस, तीसरा पॉइंट लिखूंगी फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, चौथा पॉइंट लिखूंगी फोटोकेमिकल स्मॉग इज आल्सो कॉल्ड लॉस एंजल्स स्मॉग, छोटा छोटा एक एक आल्सो कॉल्ड लॉस एंजल्स स्मॉग, ऐसे दो दो वर्ड के पॉइंट लिख दूंगी कॉर्नर में। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो जो कॉर्नर में आपने पॉइंट लिखा है ना, वो एग्जामिनर पढ़ेगा, उसको देखिएगा कि अरे बच्चे ने तो इतना सब कुछ लिखा है, उसको तो वो अज्यूम कर लेता है कि आंसर में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा। और अगर उस आंसर में पूरा नहीं पढ़ा उसने, तो ग्रामेटिक और स्पेलिंग मिस्टेक जो भी थोड़े मोड़े होंगे उसको नहीं दिखेगा, तो फिर वो नंबर आपके नहीं कटेंगे और सिर्फ कॉर्नर के पॉइंट्स देख के आपको पूरे नंबर उस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ये होता ही होता है, ये मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया था, ये मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में किया है। और इससे आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्पेलिंग या ग्रामर की वजह से कटते हैं, वो नहीं कटते हैं। एग्जामिनर सिर्फ कॉर्नर में देखता है एंड यू डन। तो बहुत नंबर इससे मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वो पॉइंट्स है जिससे आपको मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। एक और पॉइंट है कि एसएमएस लैंग्वेज यूज मत कीजिए। ये एग्जामिनेशन है, अगर मैं लेक्चरर हूं, मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, किसी ने एसएमएस लैंग्वेज यूज की होती है ना, वैसे ही नंबर काट लेती हूँ मैं। एसएमएस लैंग्वेज यूज मत कीजिए। 7th पॉइंट है किस, KISS, किस। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। जितने सिक्वेंशियल ढंग से, जितने साफ शब्दों में, जितनी क्लियर हैंड राइटिंग में आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे, एग्जामिनर उतना खुश होगा, उतने ज्यादा नंबर आपको देगा। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। और हैंड राइटिंग भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, हैंड राइटिंग आपकी साफ और रीडेबल होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हैंड राइटिंग के बारे में मैंने बता दिया, आपको सिंपल और स्ट्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया। जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर कीजिए, एक लाइन में क्वेश्चन को अगर डेफिनेशन कर सकते हैं या फुल फॉर्म लिख सकते हैं लिखिए, वरना जो पूछा गया है बिल्कुल वही आंसर कीजिए, और साफ साफ शब्दों में, घुमाऊ भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आया था। डू यू थिंक द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट सो मच knowledge creation as knowledge consumption, and scientific social responsibility SSR will go a long way in remedying this situation? Justify your stand, discuss the challenges associated with the implementation of scientific social responsibility. तो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में नॉलेज क्रिएशन नहीं, नॉलेज कंजम्पशन एक प्रॉब्लम है और साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस सिचुएशन में? क्यों लगता है आपको? और दूसरा, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या चैलेंज आ सकते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। अब इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। पहले, डू यू थिंक द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट सो मच नॉलेज क्रिएशन एज नॉलेज कंजम्पशन? तो पहला पार्ट, यस आई थिंक द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट सो मच नॉलेज कंजम्पशन। तो आप पहला सेंटेंस लिखेंगे यस आई थिंक, और फिर आप लिखेंगे नॉट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रॉब्लम नॉलेज क्रिएशन का नहीं, नॉलेज कंजम्पशन का है। एंड उसके बाद लिखेंगे कि यस आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम एंड साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो अ लॉन्ग वे इन रिमेडिंग द सिचुएशन। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन का स्कोप भी है, लेकिन यहाँ एक्रोनिम का फुल फॉर्म पहले दिया गया, शॉर्ट फॉर्म SSR है और साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे यस आई थिंक द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट सो मच नॉलेज क्रिएशन एज नॉलेज कंजम्पशन,
एंड साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो अ लॉन्ग वे इन रेमेडिएटिंग दिस सिचुएशन। पहला सेंटेंस। अब दूसरा, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ये तो यहाँ डिफाइन कर लेंगे ना आप, एक लाइन में उसको डिफाइन करेंगे कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर सोशल बेनिफिट। ये होती है सोशल बेनिफिट, ये होती है मेनली साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका लंबा चौड़ा डेफिनेशन भी है, पर एक लाइन में आप ये लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक क्या है। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन क्या, जस्टिफाई योर स्टैंड। उसके बाद आप तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉइंट नंबर 1, इट विल प्रिवेंट hoax information and rumors. 2, right information will lead to right action. 3, collective right action of people will lead the country into the right direction towards progress. And 4, yes, it can be possible through legal action. ऐसे करके आप जितने भी पॉइंट्स लिखना चाहते हैं आप लिखिए। ऐसे करके आप 8-10 पॉइंट लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहला 5 नंबर इस पे होगा जस्टिफाई और स्टैंड पे, और दूसरा 5 नंबर डिस्कस योर चैलेंजेस पे। तो 5 पॉइंट कम से कम आप लिखिए। अगर 5+5 है मतलब 2 पार्ट है क्वेश्चन का, तो 5 पॉइंट इसके और 5 पॉइंट इसके। 5 पॉइंट आप लिखिए जस्टिफाई और स्टैंड के ऊपर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। बाकी का 5 पॉइंट डिस्कस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट इन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंज आएगा, तो बेसिकली चैलेंज ये आएगा कि लीगल एक्शन आप लें सारे उन लोगों की तरफ जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे, साइंस को गलत तरह से यूज कर रहे हैं, या फिर जो मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, या होक्स न्यूज या फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप एक्शन लें, ये होगा। अब इनके अगेंस्ट एक्शन लेने में क्या क्या चैलेंज आएगा, लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, कि लीगली आप ऐसा रूल बनाए जो सब पे सबसे इम्प्लीमेंट हो। दूसरा, चोरी पकड़ में है, किसने किसने ये र्यूमर फैलाया, एक एसएमएस से 1000 लोगों तक पहुंचा, अब वो शुरुआत कहां से हुई थी उसको पकड़ना, ये एक चैलेंज होगा। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत बड़ी बात है और उससे कुछ का कुछ हो जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज ना हो, उससे रिलेटेड रेगुलेशन बनाना होगा, तो ये एक चैलेंज होगा। ऐसे करके 5 पॉइंट। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम ना दें। देखिए 10 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 120 मिनट है, तो एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम देंगे, 12 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आप इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करें। 8वां पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं हर एग्जाम के टिप जब शेयर करती हूँ किस एग्जाम को कैसे क्लियर करें, तो मैं बोलती हूँ कि आप रोज पढ़िए और शाम को अपने फ्रेंड या किसी के साथ डिस्कस कीजिए कि दिन भर आपने क्या पढ़ा, तो आप रिटेन कर पाएंगे दिमाग में। ये एक रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव टाइप होगा, लंबा लंबा लिखना होगा। तो इसमें किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर के साथ, एक तो मैंने वीडियो जो नीचे बनाया उसको आप देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन पेपर है, उसके क्वेश्चंस नोट करके उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम में भी उसी तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसको आप सॉल्व करके उसको देख लीजिए। और इसके अलावा आपके पास और कोई क्वेश्चन पेपर हो, सब्जेक्टिव टाइप, एमटेक का पेपर हो, कोई भी हो, उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भाई, टाइम के साथ, कितने समय का पेपर था तो उतना आप सॉल्व कीजिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगा इस तरह के एग्जाम में, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें, आप स्पेलिंग और ग्रामेटिक एरर्स को मिनिमाइज कर सकें, और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करना सीख सकें कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 9th स्टेप है न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी। न्यूमेरिकल जब आप बनाए तो बहुत साफ साफ बनाए, साइड में एक रफ कॉलम खींचिए, उसमें रफ वर्क करें, क्लियर क्लियर इधर से मतलब राइट हैंड साइड में आप रफ वर्क करें, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और आंसर को हमेशा ब्लॉक कीजिए, जैसे आपने आंसर आया 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो उसको ब्लॉक के अंदर या स्क्वायर में अंदर उसको रेखांकित कीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए या अंडरलाइन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि यहाँ है आंसर, आंसर सही होगा, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 10वीं स्ट्रैटेजी ये है कि अगर कोई आंसर नहीं आता हो तब, क्योंकि ऐसा तो कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता जिसको कोई सारे आंसर आते हो, कोई ना कोई आंसर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर आपको नहीं आता है। तब क्या करेंगे, पहले तो आपने स्पेस छोड़ दिया उसके लिए, बाद में एग्जाम के एंड में आप वापस गए उस क्वेश्चन पे, अब क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से 1 घूंट पानी पीजिए और उसको 3 बार पढ़िए। जब आप उसको 3 बार पढ़िएगा, फिर आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कीजिए कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। जब ऐसे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको ये समझ में आएगा कि सिलेबस से तो है, सिलेबस के कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है। जब उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे, पार्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिलेबस के कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है। आपको पता है सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। जब आप ऐसे उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे ना, तो आप उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा।
तो फिर वही स्ट्रैटेजी कि आप क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए, उस टॉपिक को डिफाइन कीजिए जिससे क्वेश्चन आया है, और उसके बाद इस बार आप क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा ढंग से नहीं आता है, अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। जब आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे कोई पकड़ नहीं पाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर, कि क्या क्या इसमें फ्लॉज है, क्योंकि उतना लंबा पैराग्राफ एग्जामिनर पढ़ता ही नहीं है। तो पैराग्राफ में लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और तो ये मैंने आपको बता दी 10 टिप्स, ठीक है, कि एग्जाम में किस तरह से आप आंसर लिखेंगे, कैसे आप ड्रामेटिक मिस्टेक्स को कम करेंगे, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में आंसर लिखेंगे, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे आप आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका क्या होगा, न्यूमेरिकल्स को आंसर करने का तरीका क्या होगा, और क्वेश्चन अगर कोई नहीं आता है तो उसको भी आंसर करने का क्या तरीका होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया है या मुझसे कुछ छूट गया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जिस स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आंसर लिखने का तरीका एक बार बता देते तो अच्छा होता, उस स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मुझे ख्याल आया कि हाँ, इस पर एक वीडियो बन सकता है, जो कि इस एग्जाम के लिए और इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, चाहे एमएससी का एग्जाम हो, एमटेक का एग्जाम हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का सब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो उस तरह के एग्जाम्स के लिए ये सारी टिप्स यूजफुल होंगी। इस एग्जाम के लिए तो है ही, पर वो हर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये टिप्स यूजफुल होंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तभी ये चैनल चलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं और सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरा मोटिवेशन आपके मोटिवेशन पर निर्भर करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उनको प्लीज चेकआउट कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।